हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियराइजर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 134 यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जिला और राज्य स्तर पर। दोस्तों, हमने मुगल काल और मौर्य काल और गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा कर ली है। दोस्तों, अब हम ब्रिटिश काल के प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। यह फर्स्ट इकाई का लेक्चर 2 है। दोस्तों, आप इसे अंत तक देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ब्रिटिश काल की। जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए तो देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने विजय और राज्यहरण की प्रक्रिया को जारी रखा और विजय पथ पर अग्रसर रहे। जैसे जैसे उनके क्षेत्र में वृद्धि हुई, उन्होंने धीरे धीरे प्रांतों को विकसित किया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रांत केवल प्रशासनिक सुविधा, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और सुरक्षा पर आधारित थे। यानी कि उनके द्वारा बनाए गए प्रांत प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने वाले थे और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने वाले और सैन्य की रणनीति के तौर पर कार्य करने वाले और सुरक्षा पर आधारित थे। राष्ट्रीय जागृति और चेतना का लोगों में विकास हुआ तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं तथा संपन्नता के दृष्टिकोण से प्रांतों के पुनर्गठन के लिए आवाज़ उठाई। यानी कि जब जनता के अंदर चेतना और शिक्षा का प्रसार हुआ तो उनके अंदर विकास की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी इच्छाओं और संपन्नता के लिए दृष्टिकोणों से प्रांतों के पुनर्गठन यानी कि उनके दोबारा गठन करने के लिए आवाज़ उठाई। ब्रिटिश काल में प्रांतों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था राज्यपाल और उसकी कार्य परिषद के अधीनस्थ प्रांत, दूसरा था उपराज्यपाल के अधीनस्थ प्रांत तथा तीसरा था मुख्य आयुक्त के अधीन प्रांत। दोस्तों, इसके आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ की परिकल्पना थी, जिसने 11 राज्यपाल प्रांत और 6 मुख्य आयुक्त प्रांत तथा भारतीय राज्य शामिल थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को दिया जाने वाला मुख्य पुरस्कार प्रांतीय स्वायत्ता था। यानी कि प्रांतों के अंदर खुद ही भारतीय लोग शासन चला सकते थे। यानी कि जिला स्तर पर खुद ही भारतीयों के पास ये ताकत दी गई थी कि वे अपने शासन या प्रशासन को संभाल सके। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को एक स्वतंत्र और स्वायत्त दर्जा दिया गया था। नए संविधान को अपनाने के उपरांत और राज्यों को 4 श्रेणियां भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी में विभाजित करने के बाद भी राज्य के पुनर्गठन की समस्या समाप्त नहीं हुई। तथापि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बनी रही। यानी कि नए संविधान को अपनाने के बाद और राज्य को 4 श्रेणियों में बांटने के बाद भी राज्यों में पुनर्गठन की समस्या समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो लोगों के अंदर अपनी अपनी भाषा के राज्य बनाने को लेकर मांग उठ रही थी। दिसंबर 1953 में संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसके सदस्य फजल अली यानी कि वे इसके अध्यक्ष थे और NH कुंजरू और के एम पणिकर। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर राज्यों को 2 श्रेणियों में संगठित किया गया, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि राज्यों के पास स्वायत्त शक्ति प्रदान की गई और केंद्र शासित प्रदेशों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले यानी कि केंद्र सरकार की सत्ता के द्वारा चलाए जाने का निर्णय किया गया। इस जानकारी के आधार पर अब राज्य कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करना उचित है। दोस्तों, राज्य कार्यपालिका यह भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संघीय संरचना के अंतर्गत स्वायत्त राज्य कार्यकारिणी की स्थापना की गई थी। हालांकि भारत सरकार अधिनियम यानी कि इसे एक स्वतंत्र कार्यकारिणी के रूप में बनाया गया था। भारत के संविधान के अधिनियम 1935 के संघीय ढांचे की स्थापना की योजना थी और भारत में 2 प्रकार की इकाइयों की कल्पना की गई थी, अंग्रेजी प्रांत और भारतीय राज्य। परंतु यह कल्पना मात्र रह गई, इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था कि एक प्रांत अंग्रेजों के लिए होगा और दूसरा प्रांत भारतीय राज्यों के लिए होगा, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत को कभी ना छोड़कर जाए और अंग्रेजों का या ब्रिटिश का प्रभाव हमेशा इस देश पर बना रहे। इसलिए भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की संरचना बनाई गई थी या इसका गठन किया गया था, जिसमें अंग्रेजी प्रांत को ना लागू कर स्थानीय प्रांत और भारतीय प्रांतों को लागू किया गया।
दोस्तों, ब्रिटिश शासन के प्रांतीय कार्यकारी को आधुनिक राज्य कार्यकारी का पुराना रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एकात्मक राज्य के अंतर्गत था जिसके पास कोई संवैधानिक अथवा न्यायिक अधिकार नहीं थे। 1919 के अधिनियम काल तक ब्रिटिश शासन में प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल और उसकी परिषद होते थे, जिनमें राज्यपाल की मुख्य भूमिका होती थी। दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया है, ब्रिटिश काल में राज्य सत्ता एकात्मक थी, यानी कि संघीय रूप में कार्य करती थी। इसमें इसके पास कोई भी संवैधानिक या न्यायिक अधिकार नहीं थे। 1919 के अधिनियम काल तक ब्रिटिश शासन में कार्यपालिका और राज्यपाल ही परिषद के सदस्य होते थे, जिनमें राज्यपाल की भूमिका ही मुख्य थी। लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा द्विसदन व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि डिसेंट्रलाइज या द्विसदन की व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि दो प्रकार के शासन को अपनाया गया था। राज्यपाल तथा उनकी कार्यपालिका परिषद आरक्षित विषयों के कार्यकारी प्रभावी थे और राज्यपाल और उनकी मंत्री हस्तांतरित विषयों के प्रभारी थे। यानी कि राज्यपाल और उनकी कार्यपालिका थी वह रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर ही अपने कार्यकारी प्रभाव रखते थे और राज्यपाल और उनकी मंत्री परिषद हस्तांतरित विषयों के प्रभारी थे, यानी कि जो राज्य द्वारा उन्हें विषय दिए जाते थे उन पर ही कानून बना सकते थे। ब्रिटिश शासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, यानी कि सेंट्रलाइजेशन किया गया था, जब केंद्र में सत्ता प्रांतों को दी गई, परंतु प्रांत केंद्र की प्रभुत्ता के अधीन ही रहे। यानी कि सत्ता केंद्र ने प्रांतों को जरूर दे दी थी, लेकिन प्रांतों को केंद्र के अंदर ही कार्य करना पड़ता था। यह बात प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए भी सही पाई गई और राज्यपाल के कार्यालय से प्रभुत्ता को बनाए रखा गया। यानी कि आज भी हम देख सकते हैं कि सीएम भले ही स्टेट में कार्य करते हैं, लेकिन गवर्नर के द्वारा ही कानूनों को सर्वोच्च रूप दिया जाता है, या गवर्नर ही केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करते हैं। संशोधित संविधान के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका की स्थिति संघीय कार्यपालिका की बराबरी करना या उनसे तालमेल बिठाना नहीं, अपितु संघीय संरचना के अनुसार राज्य को अधीनस्थ भूमिका मिली थी। यानी कि संविधान के संशोधन के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका की स्थिति संघीय कार्यपालिका की बराबरी करना नहीं था, परंतु उसके स्थान पर संघीय संरचना के अनुसार राज्य को अधीनस्थ की भूमिका मिली थी। यानी कि उसके एक अंडर कार्य करने वाले, यानी कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ, यानी कि उसके अंडर में रहकर काम करने वाले एक संघ के अंदर कार्य करने वाले संगठन के रूप में बनाया गया था राज्य को। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में संघीय संरचना को प्रकलित किया गया, परंतु भारतीय रियासतों के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से यह परिकल्पना मात्र रह गई। यानी कि 1935 में संघीय संरचना को बनाया गया था, परंतु रियासतों के कारण जो रियासतें थी वे अपने आप को ही स्वतंत्र घोषित कर चुकी थी, यानी कि अपने स्वास्थ्य को खोना नहीं चाहती थी, और दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण यह मात्र परिकल्पना मात्र रह गई। देश का विभाजन और इससे जुड़ी समस्याएं, कश्मीर में आक्रमण और साम्यवादी ताकतों का चीन के गृह युद्ध से विजय प्राप्त करना, इन सभी घटनाओं ने देश के संविधान बनाने वालों पर प्रबल छाप छोड़ दी और उन्होंने मजबूत केंद्र और कमजोर प्रांत का समर्थन किया। इसलिए हमारे संविधान को भी मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया और प्रांत को केंद्र के अंदर कार्य करने के लिए विकसित किया गया। अनुच्छेद 256, 57 और 365 अन्य यह दर्शाए गए हैं कि राज्य कार्यकारी को संघ कार्यकारी के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, यानी कि सेंटर के आदेश के अनुसार ही स्टेट को कार्य करना पड़ता है। यदि राज्य संघ कार्यकारी के दिशा निर्देश का अनुसार नहीं करते तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जो कि राष्ट्रपति शासन होता है। राज्य सरकार के कुछ या सभी कार्य ले सकता है अपने अंडर में। राज्य कार्यपालिका को संघ कार्यपालिका के अनुरूप ही बनाया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होते हैं और केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद होते हैं जो निर्वाह करते हैं। जिला प्रशासन, भारत के क्षेत्रीय प्रशासन में जिला एक मुख्य इकाई है। मौर्य काल की शाही व्यवस्था में सर्वप्रथम जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई के रूप में रखा गया था और इसके प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी एक अधिकारी राजुका को दी जाती थी। ब्रिटिश शासकों ने मौजूदा क्षेत्र के आधार पर ही अपने जिले को समेकित किया।
अपने शासन के प्रारंभिक दौर में इन्होंने माना कि जितना बड़ा जिला होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी होगी, इस जिले के अधिकारी की हैसियत भी उतनी अधिक होगी। यानी कि जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से ही उसकी आय का हिसाब लगाने का प्रयास किया गया था और उसी हैसियत के अधिकारी को जिले में नियुक्त किया जाता था। वर्तमान समय के जिला प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाएंगे कि भारत में जिला प्रशासन का स्वरूप इस प्रकार का होता था कि वह राजनीतिक गतिविधियों और दबाव का विरोध करे, ना कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करे जिससे राजनीतिक संघर्ष सामाजिक हित में सुलझाए जा सके। ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली न्याय व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि न्याय देने पर सक्रिय थी और उसे सुचारू बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने मौजूदा व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिनमें कि भू राजस्व प्राप्त किया जा सके और कानून एवं व्यवस्था भी बने रही। यानी कि परिवर्तनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से कर प्राप्त किया जा सके और कानूनों की व्यवस्था भी बनाई जा सके। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन के लिए जो कदम उन्होंने एक पूर्ववर्ती नौकरशाही समाज के निर्माण में उठाए, यानी कि सिविल सर्वेंट के एक पोस्ट यानी कि पूर्ववर्ती नौकरशाही समाज, यानी कि पूर्व में जो नौकरशाह थे उनके निर्माण से उन्होंने शाही उद्देश्यों से तंत्रित लाभांश प्राप्त हुए, लेकिन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के उनके कार्यक्रम से और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से इस केंद्रीकरण के परिणाम प्रभाव कुछ हद तक कम अथवा समाप्त किए जा सकते थे। हालांकि जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियाँ जिला सरकार के पास सुरक्षित रखे गए और जिले में सरकारी प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में सभी गतिविधियां तत्पर पर्यवेक्षी और नियामक क्षेत्राधिकारियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया, यानी कि उसे इन पर नियम बनाने के लिए नियुक्त किया गया और शेष शक्तियों के प्रयोग के लिए सब विवेक का अधिकार दिया गया, यानी कि खुद के विवेक से वह किसी भी निर्णय को ले सकता था। जिला कलेक्टर का कार्यालय भारत में जिला कलेक्टर अधिकारी प्रशासन का मुख्य आधार है और यह कार्यालय ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों में विकसित हुआ था। 1976 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा नगरीय प्रशासन की दीवानी का अधिकार दिया गया। यहाँ पर दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1876 आएगा, इसलिए 1876 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का नगरीय प्रशासन या जिला प्रशासन की दीवानी का अधिकार दिया गया। वास्तविक रूप में कंपनी ने संपूर्ण नागरिक प्रशासन का कार्य नहीं लिया, उसका कार्य केवल राजस्व एकत्रित करने तक ही सीमित रहा, यानी कि उनका अधिकार केवल कर को एकत्रित करने तक ही रहा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रस्तावित द्विशासन प्रणाली पूरी तरह विफल रही, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली बनाई थी जो कि पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। प्रशासन के विभाजित दायित्व के कारण प्रशासन में गड़बड़ी और प्रांत में अराजकता फैल गई। इस स्थिति के सुधार हेतु तत्काल बंगाल के राज्यपाल वेरलास्ट ने निरीक्षक के पद की स्थापना की, यानी कि एक इन्विजिलेटर की स्थापना की। यह पद कलेक्टर कार्यालय का अग्रगामी था। निरीक्षक का कार्य था कि वह जिले के लगान की सूची बनाए और देखे कि किस तरह लगान वसूला जा रहा है और कैसे विनियोजित किया गया है। भूमि के मालिकाना हक, विभिन्न प्रकार की भूमि के अंतर करना, लगान को विनियमित करना, व्यापार को बढ़ावा देना और न्याय के प्रबंधन करना भी निरीक्षक के कार्य थे। यह प्रयोग विफल हो गया क्योंकि निरीक्षक अप्रशिक्षित और अनुभवहीन थे, क्योंकि उनके पास कोई भी अनुभव नहीं था और वह कोई भी एजुकेटेड या इसके ट्रेंड नहीं थे और जमींदारों ने भी इसका सहयोग नहीं किया। अकाल के कारण उनका कार्य और मुश्किल हो गया। उनके कार्य इतने अधिक अनियमित और जटिल थे, इतने मुश्किल और इनफ्लेक्स थे कि वे प्रतीत होता था कि उन्हें लगभग उत्तम मानव श्रम के लिए बुलाया गया था, यानी कि उन्हें सिर्फ श्रमिक कार्य के लिए ही बुलाया गया था। पर्यवेक्षक निजी व्यापार में व्यस्त रहते थे, यानी कि वे खुद का अपना पर्सनल बिजनेस करते थे। वे व्यापार में एक अधिकार रखने वाले और क्रूर शासक निकले। यद्यपि यह योजना विफल रही, परंतु इससे पहली बार ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र का गठन किया गया और पर्यवेक्षकों यानी कि इन्विजिलेटर में वर्तमान जिलाधिकारी के पूर्वाधिकारी दिखते हैं। 28 अगस्त 1771 को लिखे एक पत्र में निदेशकों के कोर्ट ने दीवानी अपने हाथ में लेने की बात कही। कंपनी के प्रतिबद्ध सेवकों के लोक राजस्व का पूर्ण कार्यकारी प्रबंधन में लेने की बात लिखी गई। मई 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने घोषणा की कि 3 दिन पश्चात पर्यवेक्षकों को कलेक्टर नामित किया गया
उनके पूर्व के जांच पड़ताल के कार्य के साथ ही उन्हें प्रबंध के अधिकारी और राजस्व एकत्रित करने के अधिकारी दिए गए। 14 मई 1772 को वॉरेन हेस्टिंग द्वारा पहली बार आज के कलेक्टर के कार्यालय का गठन किया गया। यानी कि दोस्तों आपको ये डेट याद रखनी चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में 14 मई को पहली बार कलेक्टर के कार्यालय का गठन किया। कलेक्टर की दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की अध्यक्षता करते थे, जिनका पुनर्गठन 1772 में किया गया। साथ ही आपराधिक न्याय के प्रशासन का नियंत्रण भी कलेक्टर के पास था। दोस्तों इस चैप्टर में यही कुछ खास बातें थी जिन्हें आप देख सकते थे, और नीचे इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक सुविधा के लिए बड़े साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में विभाजित किया गया था। मौर्य और गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन विस्तृत आधार पर संगठित थे और केंद्र सरकार के पैटर्न पर आधारित था। प्रांत के राज्यपाल सरकार एवं उसकी प्रशासनिक इकाइयों के बीच संचार के मुख्य स्रोत थे। मुगल काल में भी राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था, परंतु विभिन्न शासकों के अधीन प्रांतों की संख्या अलग अलग थी। राज्य प्रशासन की इकाई के रूप में जिला भारतीय इतिहास के विभिन्न चरणों में किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। देश में जिले को प्रशासनिक विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक प्रभाग माना गया है। ब्रिटिश शासनकाल में जिले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भू राजस्व एकत्रित करना और कानून की व्यवस्था बनाए रखना था। जिला प्रशासन ने राज्य के एजेंट के रूप में और संरक्षण और बीमाकर्ता, रक्षक और समाज के कमजोर वर्ग के हितों के प्रहरी और उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए और विकास अभिविन्यास के साथ कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु प्रयासरत रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि दीवानी। दीवानी का अर्थ है यह राजस्व एकत्रित करने और दीवानी मामले सुलझाने के अधिकार हैं, और जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को दिए गए थे। सरकार यानी कि मुगल में जिले के समरूप सरकार होते थे। विषय गुप्त काल में जिले को समकक्ष इकाई को विषय कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा BPSC 134 का सेकंड लेक्चर फर्स्ट इकाई का। दोस्तों आपको किसी अन्य इकाई का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।